हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं VVI क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन। पूरे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले हैं। देखते हैं कि आप सभी लोग कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि इसमें से दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको मालूम होगा कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। आप सबको मालूम है कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हर बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसका एक 2 3 4 इसमें से कौन सा है आप लोग को मालूम होगा कि इसमें बी आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ बोल रहा है कि लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जो है कि लेंस बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए जल दिया हुआ है, दूसरा में कांच, तीसरा में प्लास्टिक और डी में मिट्टी। तो इसमें आप लोग सबको मालूम होगा कि मिट्टी इसका लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि इस काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्लस धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी धनात्मक ऋणात्मक दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लस धनात्मक। इसका आंसर धनात्मक होगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक बनती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अगर किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका फोकस दूरी हमेशा 25 सेमी हो जाएगी। इसका जब भी 50 सेमी वाला होगा क्वेश्चन में तो वो हमेशा आधी हो जाती है। तो ये 25 सेमी हो जाएगी इसका वक्रता त्रिज्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक फोकस दूरी 10 सेमी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो आर निकालना है हमको। तो 2 गुने फोकस दूरी 10 सेमी है तो हो जाएगा 20 सेमी। इसका फोकस दूरी 20 सेमी हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो गाड़ी का साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ये सभी को मालूम होगा। तो बताइए इसमें अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण है, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, +5D -5D -2D +2D।
तो चलिए इसका ऑप्शन का इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट में। 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेमी है तो उसकी फोकस, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? तो इसका क्षमता हो जाएगी +2D। तो इसका राइट आंसर +2D हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा, ऑप्शन नंबर बी टेढ़ी रेखा, ऑप्शन नंबर सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का सूत्र कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए CaO, ऑप्शन नंबर बी CaOH के होल 2, ऑप्शन नंबर सी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी Ca। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, राइट आंसर सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी बताइए जल्दी से कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी Na2, ये वाली हो जाएगी Na2ZnO2+H2। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ये बड़ी आसान क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर डी ऊष्माशोषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए संयोजन, ऑप्शन नंबर बी द्विविस्थापन, ऑप्शन नंबर सी अपघटन, ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विविस्थापन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जब भी ऊष्मा का उत्पन्न होती है तब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर सही। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? इसका ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी को मालूम होगा। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दूध से दही हम लोग खुद से बनाते हैं, इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं?
तो रासायनिक अभिक्रिया को भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रतिफल, ऑप्शन नंबर बी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी अभिकारक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपचायक है? निम्नलिखित में से कौन सा उपचायक है? इसका ऑप्शन H2 है, COO2, H2S। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर CO2। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जल्दी से बताइए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार के अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी अपचयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन आंसर राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलते हैं? इसमें से कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलते हैं? ऑप्शन नंबर ए मोमबत्ती, ऑप्शन नंबर बी केरोसिन, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी मीथेन गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर कोयला हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कोयला। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन डी सी उभयगामी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माशोषी, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा विस्फोटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिल्वर कोलाइड का रंग होता है। सिल्वर कोलाइड का रंग होता है। ऑप्शन है श्वेत, पीला, हरा, काला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए श्वेत। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिक्रिया CuO+H2 बराबर Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए अपचयन, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी अपघटन, ऑप्शन नंबर डी उपचयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए सीरा में, ऑप्शन नंबर बी रंध्र, ऑप्शन नंबर सी मध्य सीरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंध्र द्वारा पत्तियों का आदान प्रदान किया होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। किस चीज़ के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल से, ऑप्शन नंबर बी CO2 से, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर डी डिकोयोजोम से। इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए जल से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए CO2 से, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल से, ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी ये सभी से, इनमें से सभी से।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? ऑप्शन नंबर ए लार रस, ऑप्शन नंबर बी जठर रस, ऑप्शन नंबर सी पीत रस, ऑप्शन नंबर डी त्रिरस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी पीत रस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन नंबर ए संयोजन क्रिया से, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन नंबर सी अपघटन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। इसका ऑप्शन है उत्पादन, अपघटन, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है ऑप्शन नंबर ए अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर सी लिस्मेनिया में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए अमीबा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है, हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए प्राणी समयोजी पोषण, ऑप्शन नंबर बी परपोषण, ऑप्शन नंबर सी स्वपोषण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी स्वपोषण में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये सभी को मालूम होगा। मनुष्य के हृदय प्रति मिनट हर मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए 120 बार, 172 बार, 200 बार, 500 बार। तो मनुष्य का हृदय 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए सोचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हृदय संपन्न के लिए, ऑप्शन नंबर सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, इनमें से सभी के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा से, ऑप्शन नंबर बी यकृत से, ऑप्शन नंबर सी श्वास नलिका से, ऑप्शन नंबर डी यकृत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में कौन सा उत्सर्जित अंग नहीं है? मनुष्य में कौन सी उत्सर्जित अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी यकृत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हीमोडायलिसिस, ऑप्शन नंबर बी डायलाइसेट, ऑप्शन नंबर सी सेलोफेन, ऑप्शन नंबर डी डायलाइजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीमोडायलिसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीमोडायलिसिस। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि 40 में से आप लोग को कितना सही हुआ है, 40 में से कितना सही हुआ है। आप नीचे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना सही हुआ है।